अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अजहर सदीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, मैंने आपको ज़हमत इसलिए दी है कि इंतहाई अहम तरीन एक इशू है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इसके अलावा जो जजेस के एलिवेशन के ऊपर लेके पाकिस्तान बार कौंसल और उसके बाद फिर जो वकला तंजीमों ने जो कुछ किया है, अदलिया को एक तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर आपका एक कानूनी और आईनी और उसके अलावा जो अदालती मामला हैं उस पे व्यू लेना है। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता चलूं इस आपके व्यू से पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, बिल्कुल। आप क्योंकि हाई कोर्ट में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी पेश होते हैं, इंतहाई काबिल तरीन जजेस हैं। जजेस में से एक हैं सिंध हाई कोर्ट के। उन्होंने 10,000 जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में केसेस निपटाए, या मुख्तलिफ जो केसेस थे जिसमें मतलब जो हाई कोर्ट की अपीलें होती हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के मामलात, उसके बाद फिर सिविल आईनी और मतलब बेशुमार मामलात हैं जो मैं आपको गिनाऊं तो शायद जो टाइम कम पड़ जाए। उसके बाद फिर उन्होंने 1000 के करीब जो है ऐसे फैसले दिए जो लॉ जर्नल्स में रिपोर्टेड जजमेंट है उनकी, यानी कि तफसीली फैसले। और खासतौर पर जुडिशियल कमीशन में ये बात सामने भी आई थी कि उनके तफसीली फैसले ऐसे जो सिर्फ फैसले नहीं किए बल्कि बड़े एक मानी खेज उनके फैसले हैं। और उसके बाद सर एक और बड़ी बात आपको पता है कि पाकिस्तान की अदलिया में भी आप मुख्तलिफ ममालिक के फैसलों की नज़ीरें पेश करते हैं, आप वकला भी पेश करते हैं। तो उनके जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब वाहिद जज हैं पाकिस्तान के। उनका एक पूरा इम्तियाज है कि जो फॉरेन लॉ की जो एक वेबसाइट है, उनके 300 साढ़े 300 के करीब फैसले वहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद फिर जो हाई कोर्ट के जो मातहत, सिंध हाई कोर्ट के मातहत जो मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ कमेटीज, मुख्तलिफ जैसे जुडिशियल अकेडमी हो गए, उनके मायानाज उन्होंने काम किए। और मतलब मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि हम तो रोज वहां देखते हैं। अच्छा, मतलब हमें उनके जाने से परेशानी ये होगी कि हाई कोर्ट में जो इंसाफ और जो लोग वहां फैसले लेने के लिए आते हैं, क्योंकि बिला तफरीक फैसले करते हैं, वो कौमियत, वो कोई आईनी अमूर पे महारत रखता है नहीं रखता, यानी कि इन पर्सन कोई शहरी अगर कोई मामला लेके आ जाता है अदालत पे तो वो उनको सुन लेते हैं। मफाद आमा के केसेस इस बुनियाद पे सुनते हैं कि अवाम का, कौम का, इस मुल्क का फायदा हो। अच्छा, अब स्कैंडलाइज कर दिया गया है। अगर वो सिंध हाई कोर्ट में भी रहते हैं तब भी एक मसला पैदा हो गया है। और आपको पता है कि जजेस वकला के जो रवैये होते हैं, कई ऐसे जजेस हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब भी उनके जजेस को वकला को नॉट बिफोर मी कर देते हैं, यानी कि सुनने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मजहर साहब वाहिद जजेस हैं जो तमाम जजेस के सामने से जो रद्द शुदा वकील होते हैं उनको भी सुनते हैं। लेकिन ऐसे वकला भी, ऐसे हमारे जो काबिल तरीन जो खुद समझते हैं, वो उनके खिलाफ मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में भी बातें करते हैं, यूट्यूब पे भी बातें हो रही हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बातें हो रही हैं, फिर एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ऐसे सारे वकले वकला के जो रवैया और उसके बाद उनको जो स्कैंडलाइज कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपका टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए माजरत। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब। आपको पता है मैं तकरीबन पाकिस्तान की तमाम अदालतों में पेश होता हूं, और मैंने वकला मूवमेंट के दरमियान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मीडिया एडवाइजर और कोऑर्डिनेटर के तौर पर खिदमात इंजाम दी हैं। मुझे मुल्क से प्यार है, मुझे इस मुल्क की अदलिया से प्यार है, मुझे इस मुल्क के जजेस और काबिल जजों से प्यार है, और मैं उनकी एक जंग लड़ता हूँ। यानी मुझे हमारे कई दोस्त अहबाब ऐसी हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि उसका एक सिपाही, यानी मैं अपने आप को एक सिपाही समझता हूँ इन कॉन्ट्रास्ट के हवाले से। और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को तो मैं आपको पता है, जब मैं यहाँ आता था तो बड़ी दफा डिस्कस होता था। मैंने उनकी कई अदालतों में मैं खुद पेश हुआ, मैं उनकी अदालत में बैठकर उनका डिस्कशन सुना करता था, केस का तरीका कार, बहस का, और जिस आसान तरीके से वो केसेस को सुनते थे और मंतकी अंजाम तक कोशिश करते थे अगर रिलीफ बनता है, चाहे वो आम वकील हो। यानी असल प्रॉब्लम जो हो गई है कि जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब आम आदमी को भी उतनी पजीराई देते थे जो उनके लिए बार काउंसिल के नुमाइंदे ले लें या ले, वो सारे ले लें, और उनके रिपोर्टेड जजमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टेड जजमेंट। तो हम तो इसलिए खुश हैं, और पाकिस्तान के 1,60,000 में से 95% वकला इसलिए खुश है कि एक ईमानदार, काबिल, ध्यानतदार जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। और वो इसलिए कि आम आदमियों की बात भी सुनी जाएगी, आम साइलिन की बात भी सुनी जाएगी, और इस पे खास ग्रोह बंदी या ग्रुप बंदी के हवाले से बात नहीं होगी। मैंने इस हवाले से कई प्रोग्राम किए, और मैं ये देखिए, जहां तक पाकिस्तान बार काउंसिल को तो मुंह की इसलिए खाना पड़ी, एक सियासी एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और सियासी एजेंडा में बड़े वाज़ेह तौर पर बता दूं कि जब से जस्टिस काजी फाजीसा का मामला शुरू हुआ है, ये रवायात अदालतों की टूट गई हैं कि वो एक जज के खिलाफ कोई मिसाल का तो मिसकंडक्ट का केस है, उसको बिला वजह डिफेंड करने के हवाले से आप देखें सबूत सारे मौजूद है
चीजें सारी मौजूद है, उनकी मिसेस ट्रेल नहीं दे सकी, और वो उस जंग को इतना फैला दिया है कि अदलिया में तकसीम डालने की कोशिश की जा रही है, और इसका फायदा सियासी जमातों को होना है, आप और मुझे नहीं होना, आम लिटिगेंट को फायदा नहीं होना। और ये बाकायदा इस्तेमाल वही कर रहे हैं, वो सामने से पीछे हट जाए। यानी वही रेजोल्यूशन जो पास की मिसाल के तौर पर इन्होंने ऐलान किया था गालबन 26 जुलाई या 28 जुलाई को, तो सिर्फ सिंध हाईकोर्ट बार के गेट बंद हुए थे, पूरे पाकिस्तान में कहीं हड़ताल नहीं हुई थी, हम हर जगह पेश हुए थे, और हम उसको मानते ही नहीं है। और पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या काम है इस सारे मसले में, और पाकिस्तान बार काउंसिल तौहीन अदालत को कमिट कर रही है, वो कैसे? इन्होंने शायद जजमेंट नहीं पढ़ा। पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट से 3 जजेस जो हैं, जस्टिस खलीलुमान रमजा साहब, आपको पता है उनका, जस्टिस नवाज अब्बासी साहब, ये तीसरे और चौथे नंबर पे थे। जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर जो सेक्रेटरी लॉ थे, ये 10वें नंबर पर थे। इनकी तैनाती जब आए, चैलेंज हुआ कि अल जहाद ट्रस्ट पर, वो क्लियर किया कि अल जहाद ट्रस्ट का जो केस है वो अप्लाई होता है चीफ जस्टिस पर। आइन के आर्टिकल 177 को रखकर सामने देख, इसमें सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है ही नहीं, और इसलिए नहीं है सीनियोरिटी का प्रिंसिपल, अगर मिसाल के तौर पर मान लें अगर सीनियोरिटी का प्रिंसिपल लेना है तो आइन का आर्टिकल 193 है, हाईकोर्ट के जजेस की तैनाती, सेशन जजेस यहाँ आते हैं, कभी आज तक सेशन जजेस सीनियोरिटी के हवाले से आए? वो तो मेरिट पे आने हैं, वो देखने को बेहतर परफॉर्म कौन करता है, और वो इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है। डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर कोई उसको वेटेज नहीं दी जाती, कोई सीनियोरिटी नहीं दी जाती। इसी तरह हाईकोर्ट के जज से अगर आप सुप्रीम कोर्ट आ गए तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट से सीनियोरिटी काउंट होनी, हाईकोर्ट से सीनियोरिटी काउंट नहीं होनी है। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और मैं एक और बात कहूं, मैं ओपनली ये बात करूंगा कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस काजी फाजिसा ने तौहीन अदालत कमिट की है, पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 939 को सामने रखते हुए। इसी तरह अपना जो है दोस्त मोहम्मद जो है रिटायर्ड जज हैं पेशावर, जो पेशावर से ताल्लुक रखते हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। अख्तर हुसैन है जो मेंबर बार काउंसिल है, उनको मैं नामजद किया हुआ, उन्होंने भी तौहीन अदालत कमिट की है। और बड़ा रीजनेबल बाकायदा जो प्रोसेस चला आ रहा है। इससे पहले अगर जस्टिस मुनीब अख्तर देखें, वो भी सीनियोरिटी में कितना जी। अच्छा, सीनियोरिटी की बात मैं एक और बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, यानी पहले तो जो 3 जजेस हैं अगर सीनियोरिटी मिले तो तीनों की तैनाती 2019 के दरमियान गालबन सितंबर या अक्टूबर के दौरान है। अच्छा, तीनों जजेस की, जस्टिस अहमद अली शेख और बाकी दोनों जजेस के, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं, इनकी 2010 फरवरी में 6 महीनों का फर्क है। तो सीनियोरिटी किस बात की? अगर माने कि सीनियोरिटी का प्रिंसिपल भी है, तो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल पहली तो बात है अप्लाई नहीं करता। तो ये जहां तक ये बात है ना, इस बात को नेगेट करते हैं हम इसको। और अगली बात जरा सुन लें, फिर आप देखें वो एक सियासी एजेंडा सामने रख लें आप। और सियासी एजेंडे में जस्टिस बशीर आलम के साथ बहुत सीजन्ड जज हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के साथ कोई रिश्तेदारी जोड़ने की बात की, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज आई। मैं वैसे तवक्को करता था तौहीन अदालत के नोटिस की, कि ये जो बात की है ना, जिस किसी ने की है, और या तो उस बार काउंसिल के मेंबर को, और जिन्होंने जो इसको ऑन करते हैं, जिन्होंने ये इल्जाम लगाए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं है, उन्होंने बाकायदा देखिए अदलिया की बेतौकीरी की है, तौहीन अदालत की है, और इस मुकद्दस अपना जो फीसा उन्हें दिया था बार काउंसिल के मेंबर के तौर पर, उन्होंने मिस यूज किया है। तो उनको असूली तौर पर उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अगली बात की तरफ आते हैं। शायद साहब, आपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। एक इतना क्रेडिबल जज, इतना ऑनेस्ट जज और इतना कॉम्पिटेंट जज जो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को तो जरूरत है, याद रखिएगा, रेफरेंडम करा लें। इस पर चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो वोकला बरादरी है वो चाहेगी कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर बिल्कुल यहाँ आए, और उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी और शहदे, वो चीफ जस्टिस भी बने यहाँ से, और बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि वो बेहतर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो डिवाइड का एलिमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक फेवरेटिज्म के तौर पर कुछ लोग यहाँ बैठे चल रहे हैं, और जहाँ उनके माइंड में है कि यहाँ पर वो अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी तो होके रहनी है, जो मर्जी करते रहे, जिस तरह मर्जी करते रहे, सियासी तौर पर वो जजेस अपने एडवांटेजेस लेने की कोशिश करते रहे, कुछ नहीं होना यहाँ पर। और यहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होना है। और अगली बात है कि स्कैंडलाइज किस बात पे कर रहे हैं उनको। देखिए, उनके ये चैलेंज है इस बात का कि उनकी रिपोर्टेड जजमेंट जितनी आ जाए बता दें। यानी यहाँ मैं लाहौर हाईकोर्ट में कहता हूँ, देखिए मैं, हालांकि मेरा सिंध हाईकोर्ट में तो मेरा ख्याल है मैं साल में कुछ 10, 12, 14, 15 दफा मैं आता हूँ, जाना वक्त लाहौर हाईकोर्ट जाना या इस्लामाबाद जाना हो तो। लेकिन यहाँ देख लें, मैं चैलेंज करता हूँ कि इतनी रिपोर्टेड जजमें और इतने जबरदस्त फैसले शायद लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जजेस के पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बेहतर है,
लेकिन उस स्टाइल से जो ये बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की वजह से हमारे लाहौर हाईकोर्ट के अंदर 6-7 जजेस ऐसे हैं जो उनके कैलिबर के हैं, जो बिल्कुल उनके बराबरी की सतह पर और बेहतरीन फैसले लिखते हैं, वो हर एक को पता है। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये जजेस भी सारे जो हमारे लाहौर हाईकोर्ट में हम आप मुझसे पूछते हैं कि जनाब सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे लेके जाए, क्यों सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे लेके जाए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉम्पिटेंट जजेस जाने चाहिए। कॉम्पिटेंट से मुराद ये है कि जिन्होंने अच्छे फैसले लिखे हों, जिनको समझ बूझ हो फौजदारी की, दीवाने की, कमर्शियल कंपनी की, टैक्स की। और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की आप हर फील्ड में फैसले देख लें। मैं चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट कर रहा होता हूं तो मैंने ये मामला भी देखा है, तो मैं इसीलिए डिमांड कर रहा हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है माफी मांगे कौम से, जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ खुद ही उनको इस्तीफे ले। और सुप्रीम कोर्ट से मैं तवक्को रखता हूं कि इस मामले में जो है वो बाकायदा तौहीन जो कि इल्जाम लगाया था जस्टिस मुशीर आलम के ऊपर भी और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के ऊपर भी, तो इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल जाते-जाते वो ये है कि ये एक करारदाद पाकिस्तान बार काउंसिल खुद इसमें पेश कर चुकी है, बल्कि मंजूर कर चुकी है कि सीनियरिटी को नहीं देखा जाएगा। ये 3 महीने पहले की करारदाद की बात कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने खुद कहा था कि इसमें मेरिट को देखा जाएगा, जैसे मेरिट मुनीब अख्तर साहब का बनता था, इसी तरह जैसे गुलजार अहमद साहब का बना, साकिब निसार साहब को ले गए थे। यानी कि सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की बात नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से भी इसी तरह मेरिट पे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते देखा गया है। तो फिर जस्टिस मोहम्मद मजहर के ऊपर आके फिर ऐसा ये कर रहे हैं क्यों? और कौन है इस देखिए तरह मैं एक बात सारे सिंपल फसाद के पीछे? मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बाद ना लाहौर हाई कोर्ट से जनाब जस्टिस काजी अमीन साहब उनको जज बनाया गया। फिर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं। जस्टिस अपना अमीनुद्दीन खान साहब सीनियरिटी में बहुत नीचे थे, किसी ने उस वक्त तक वो अपॉइंटमेंट तो चैलेंज नहीं किया आज तक। आज किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? असल जो बात है कि वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए अपनी मर्जी के कुछ जजेस ले जाना चाहते हैं सियासी जमात के या सो कॉल्ड एजेंडा जो 5th जनरेशन वार के हैं। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वोकला बरादरी जानती है कि वो क्या चाहते हैं कि कैसे जजेस लेके जाए जाए जो अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें, जो फेवरेटिज्म में रहें, जो एडवांटेजेस देने की बात करें, तो ये नहीं चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में हम आला जजेस चाहते हैं, हम मेरिट पे जजेस चाहते हैं। और इस वक्त जो फैसला किया है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का, वकला बरादरी इसको कदर की निगाह से देखती है, अप्रिशिएट करती है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सीनियर जजेस हैं उनको इस बात का सीरियस नोटिस लेना चाहिए कि जो डिवाइड होने की साजिश हो रही है उसका साथ ना दें। सर ये एक सिंध में एक और तासुर दिया जा रहा है कि ये फारूक नसीम साहब इनको, क्योंकि ये उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए उर्दू स्पीकिंग की बुनियाद पर इनको एलिवेट किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है चूंकि वो सिंधी स्पीकिंग है, इसलिए मतलब ये कौमियत का जो है वो एक समझ लो कि उसका नाम लेके इस तरह की स्कैंडलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप भी ये समझ रहे हैं या ये पूरी कौम भी समझती है कि ये मेरिट का मामला है, कौमियत का मामला नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस सिंध हाई अच्छा कोर्ट की रिपोर्टिंग जजमेंट नहीं है कोई 3 साल के अंदर। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं जस्टिस अहमद अली शेख साहब को जानता हूं और वो ऑनेस्ट आदमी हैं और जितने आसान तरीके से सिंध हाई कोर्ट को वो चला रहे हैं ना, आप मुझे ये बता दें कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ही अगर देखा जाए कि उन्होंने नैब के केसेस में पूरे लाहौर में जमानतें हो जाती हैं लेकिन यहाँ जमानतें नहीं होती, जो कि मेरिट पे ये चल रहा है। अहमद अली शेख साहब को मैं समझता हूँ, जस्टिस अहमद अली शेख साहब को सिंध हाई कोर्ट की अभी जरूरत है। सिंध हाई कोर्ट में वो बाकायदा इस वक्त देखें माफिया छाना चाहती हैं, कोई एडवांटेजेस लेना चाहती हैं, तो वो ऐसा उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है उन्होंने होने दिया। जहां तक ये बात है कि अभी यानी यहाँ पर प्रमोशन का तो नहीं है ना कि एक बंदा 21वें ग्रेड में आ गया और उसके 22वें, मिसाल के तौर पर हम यूं ले लेते हैं कि 21वें ग्रेड से या 17वें ग्रेड से 18वें ग्रेड में, 18वें से 19वें ग्रेड में ऑटोमेटिक प्रमोशन तो होती ही नहीं है। बाकायदा बोर्ड बैठता है, बोर्ड बैठ के फैसला करता है और उसमें बैठ के कॉम्पिटेंसी को सामने रख के प्रमोट किया जाता है। तो ये अगर उसको भी आप मान लें, उसको भी अगर सामने रख लें तो उन प्रिंसिपल्स का इतलाक होना है। मैं नहीं समझता कि इस तरह का एक इंप्रेशन देखकर और ये एक ऐसी रवायत या ऐसे हालात और वाकयात पैदा किए जाए जिसमें सुबकी पैदा और हमारा इदारा जो है ना अदलिया को बदनाम करने की ये बैन अवी साजिश है। याद रखिएगा ये वही लोग हैं जो साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो एजेंडा था, जो बाकायदा उन्होंने वो एक एजेंडे के तहत एक जो बैरूनी एजेंडा वो लेकर आए थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो उसी को लेकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं यहाँ डोमिनेंस किसी और तर्ज की हो, लेकिन यहाँ डोमिनेंस वही रहनी है जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और हम तवक्को रखते हैं
और हम गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे उन जजेस की कि खुदारा इस कंट्रोवर्सी का वो हिस्सा मत बने, इदारे को इज्जत और तौकीर दें, और ये इस तरह की कंट्रोवर्सी या ऐसे हालात और वाकयात ऐसा इंप्रेशन देने की जो मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खबरें लीक करते हैं, जो चीजें लीक करते हैं, जो किसी शक्ल में भी हो, और वो बाकायदा और वो वक्त से पहले चीजें आ जाती हैं। यानी जब जस्टिस काजी फायजी साहब का रिव्यू का फैसला आना था, तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने 4 दिन पहले का लफ्ज पता नहीं मैनेज का या पता नहीं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हमने देखा कि वो फैसला क्या आया, वो एक अलग बात है, एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन हम दुआगो हैं कि हमारा अदालती निज़ाम बेहतर होगा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सुप्रीम कोर्ट जाने से तौकीर बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, और हमारे इदारे को और सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त एक अच्छे और काबिल जजों की जरूरत है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत सारी चीजें थी जो आपके जरिए मैंने लोगों के लिए क्लियर की, और उम्मीद है कि लोगों को ये सारी चीजें पसंद आएगी, और जो तजादात और मुत्साद बातें चल रही हैं लोगों का माइंड भी बहुत ज्यादा क्लियर होगा। आपका सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर सदीक साहब ने जिस तरह तफसील से बताया कि अदलिया के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मैंने बड़ी एक मेहनत से एक रिसर्च की थी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की जो कारकर्दगी है, जो उन्होंने जिस तरह फ़ैसले दिए, वो सारी तफसीलात मैंने जमा की है, वो सामने रखता हूँ। और इसके अलावा जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान शायद कम्बोयो साहब हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उसकी पहले तफसीलात बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे चल के और भी चीज़ें बताता हूँ जो इंतहाई हैरान कुन है। लेकिन वकला हमारे इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के पास बैठ के फैसले भी लेने के लिए आ जाते हैं, यानी कि केसेस भी सामने लेके आ जाते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, जब दूसरे जजेस नहीं सुनते। लेकिन तफसील बताता हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट है उनकी एलिवेशन है, वकला तंजीमों की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया था उनकी उस इल्ज़ामात की सख्ती से जो तरदीद की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जो इल्ज़ामात थे जो मीडिया के ऊपर लगाए गए और वकला ने लगाए गए, वो इंतहाई झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग के बाद मीडिया में आया कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जस्टिस मुशीर आलम के जो है वो रिश्तेदार हैं, और उसके बाद फिर जस्टिस मुशीर आलम जो है वो उन्होंने वजाहत की कि कोई उनकी रिश्तेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जज थे, और उसके बाद इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे मुशीर आलम थे, जब वो पहले एलिवेट हो गए। और जिस तरह एक क्लासमेट होते हैं या एक इदारे में साथ काम करते हैं, तो इस तरह जैसे दीगर जजेस साथ काम करें, तो जस्टिस मुशीर आलम के मातहत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी काम करते रहें। बहरहाल ये बड़ी वजाहत की, और उन्होंने कहा कि जजेस से मुताल्लिक इस तरह के जो बयानात हैं वो इंतहाई नाकाबिले बयान और जो एक अफसोसनाक हैं। कहा गया है कि जो मुशीर आलम साहब हैं उन्होंने 28 जुलाई को इजलास में बतौर प्यूनी जज जो शिरकत की थी, लेकिन जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो मैंने शवाहिद हासिल किए हैं जो सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट के रोस्टर्स के ऊपर मौजूद है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने आइनी और क्रिमिनल सिस्टम से मुतालिक जो केसेस थे उनमें तारीखी फैसले दिए हैं। यानी कि 10,000 केसेस उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपने इस दौरान जो है उनकी जो एक जॉब का जो दौरानिया था उसमें निपटाए हैं, और 9,069 केसेस जो है उन्होंने वो ऐसे केसेस थे जिनके फैसले दिए वो लॉ जर्नल्स का हिस्सा हैं। और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 350 फैसले जो ऐसे हैं जो फॉरेन लॉ वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, और उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ जो कानूनी मामला आते हैं उसमें बेहद जो है वो महारत रखते हैं, जिसमें इलेक्शंस के मामला आते हैं, हल्का बंदी, नादरा, पैमरा, सर्विसेज, प्रोक्यूरमेंट के मामला के ऊपर महारत रखते हैं, क्रिमिनल अपीलें, इक्विटल अपीलें, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के जो मामला आते हैं, वो मंशियात के केसेस की जो अपीलें हैं वो जो सुनते हैं और सुनते रहे, बल्कि अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं। इसके अलावा मजदूरों के मामला थे, मुलाजमीन के मसाइल थे, और दीगर जो मफाद आमा के केसेस है उनमें भी जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने तारीखी जो फैसले थे वो इंतहाई अहम तरीन फैसले दिए। इसके अलावा जो सूबे में कानून साजी होती है, वफाक की जानिब से कानून साजी होती है, और उन कानून साजी के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो ऐसे केसेस पर ना सिर्फ उन्होंने अमल दरामद कराया बल्कि दर्जनों केसेस में जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो वो फैसले दिए। और उसके बाद कई ऐसे जो वकला हैं जो मुख्तलिफ जजेस के सामने अपने बिहेव की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नॉट बिफोर मी हो जाते हैं, यानी कि जजेस उनको सुनने
सुनने से इनकार कर देते हैं, तो वो भी जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब के सामने ही आके पेश होते हैं। तो ऐसा शानदार रवैया रखने वाले जज हैं कि उनको न सिर्फ सुनते हैं बल्कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और जो मेरिट पे फैसले बनते हैं जैसे मोहम्मद अली मजहर जो है वो करते रहें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने बहैसियत जज जो है पूरे सूबे में बिला तफरीक जो है उन्होंने केसेस के फैसले दिए, और उसके बाद फिर तमाम रोस्टर और रिकॉर्ड जो है सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन हैरान कुन बात, जिस तरह मैंने पहले बता रहा था आपको, कि 7 मई 2021 को करारदाद मंजूर की थी पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरिट के ऊपर जो है मेरिट की कोई अहमियत नहीं है। अब फिर सवाल यहाँ पैदा होता है कि न जाने ऐसी कौन सी और क्या वजूहत हैं कि अब मेरिट को नज़रअंदाज करके सीनियरिटी को जो है वो एक बुनियाद बनाया गया है, मसला बनाया गया है। हालांकि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट है, यहाँ से जजेस एलिवेट होते रहे मेरिट की बुनियाद पर, यानी कि चौथे, पांचवें, तीसरे नंबर पे जो जजेस होते थे, अगर उनके अंदर काबिलियत और अहलियत होती थी तो उनको एलिवेट कर दिया जाता था। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। इसमें अदलिया तकसीम हो रही है, वकला बिरादरी में तकसीम पैदा हो रही है, और फिर पहले भी इदारों के ऊपर, मुख्तलिफ इदारों के ऊपर अवाम और मुख्तलिफ लोग जो उंगलियाँ उठाते हैं। अगर इस तरह अगर रवैया रखा जाएगा, एक जज के ऊपर उनको स्कैंडलाइज किया जाएगा, तो चाहे वो हाई कोर्ट में रहें या सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाए, तो वो फिर एतमाद ख़राब होता है लोगों का। हालांकि उनकी कारकर्दगी ऐसी है, मैं बहैसियत खुद एक 2013 से सिंध हाई कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो हम खुद देखते हैं कि आला तरीन ऐसे केसेस होते हैं जिनमें यानी कि गैर मुतवक्के तौर पर जो है वो केसेस के फैसले होते हैं और बर वक्त होते हैं। यानी कि कोई उनके केसेस जब अदालत में पेश होता है तो कोई बेउम्मीद होके, बेआस होके वो वापस नहीं लौटता, बल्कि वो इंसाफ लेके जाता है कानून और आइन की रोशनी में, जो कि हमारी कानूनी किताबों में, आइन की किताब में मौजूद है। तो ये इंतहाई अहम तरीन तफसीलात थी जो अज़हर सदीक़ साहब की साथ मिलकर मैंने आप तक पहुँचाई। उम्मीद है ये जो बहुत सारा मामला है ये क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।